सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मई मंथ के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी किसे संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मार्टिन ग्रिफिथ्स को। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिफिथ्स को 5 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। और एक इनकी जगह लेंगे, मार्क लोवॉक की जगह लेंगे। वर्तमान में ये मार्टिन यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं। अच्छा, बिल नेल्सन का नाम सुना होगा, नासा के अभी नए एडमिनिस्ट्रेटर बने, ये 14वें नंबर के। और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन वुडी गुथरी पुरस्कार जीता था इन्होंने। बाकी मारिया रेसा फिलीपींस की जर्नलिस्ट है। और यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। देखो, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यही कारण है हम 24 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में और उसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि खुद पुर्तगाल से हैं। अच्छा बताइए, हाल ही में असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन गई? आंसर होगा अजंता नियोग। और ये केवल असम की ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री ये बनी है। क्या नाम है? अजंता नियोग। बाकी कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। गीता मित्तल मैंने बताया था। अर्लाइन पैच ग्लोबल विमेन पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अच्छा, अभी अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी, ये बता सकते हो? तो याद रखना, जीनेट येलेन उनका नाम है। और अभी केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री का भी निधन हो गया, उनका नाम बता दो फिर। गौरी अम्मा उनका नाम है। वैसे असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, उनका भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सैयदा अनवरा तैमूर उनका नाम है। फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन को। तो भारतीय अमेरिकी हैं ये नीरा टंडन, जिनको अभी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे अर्जुन कल्याण का नाम तो आपने सुना ही होगा, भारत के 68th नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं ये। रेखा मेनन अभी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और वनीता गुप्ता अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। और इस पद पर आने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी भी है। देखो, एक नाम आप और याद रखो, भाव्य लाल का, नासा की कार्यवाहक प्रमुख बनी थी अभी ये। बताइए, हाल ही में बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया? आंसर होगा गुंजन शाह को। तो अभी बाटा इंडिया लिमिटेड ने गुंजन शाह को अपना नया सीईओ बनाया है। और ये किनका स्थान लेंगी? संदीप कटारिया का स्थान लेंगी। अरुण सिंह अभी ये बीपीसीएल के सीएमडी बने। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने। और टी रविशंकर आप जानते हो ना, आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरू करने का फैसला किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने उन बच्चों के लिए ये छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शुरू करने का फैसला किया है जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया है। तो इस योजना में होगा क्या? कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 रुपए और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को हर महीने 1000 रुपए की मदद दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ सरकार उन बच्चों की शिक्षा को भी वित्त पोषित करेगी, यानी कि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करेगी, मतलब एजुकेशन के लिए उनको पैसे की मदद करेगी जिन्होंने अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 के कारण खो दिया। बाकी असम से क्या याद आता है आपको? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना। और देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की अभी मध्य प्रदेश ने, भोपाल और जबलपुर में। और पर्वत धारा योजना की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। और अभी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका निधन हो गया था। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने किसको वीरानी पुरस्कार दिया था? धाविका है ये, दूती चंद इनका नाम है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड
वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नाम से एक अभियान शुरू किया है। अच्छा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तीरथ सिंह रावत है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। उड़ीसा ने अभी मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की और मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को शुरू किया था। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आयुष विभाग ने किस राज्य में कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार नाम का एक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी आयुष विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कोविड-19 रोगियों के लिए एक राज्यव्यापी कल्याण कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है आयुष घर द्वार। और इस पहल का उद्देश्य है आयुष के माध्यम से रोगियों का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करना। और इसे आर्ट ऑफ लिविंग संगठन के सहयोग से लॉन्च किया गया। आयुष से आपको एक पॉइंट मैंने डेली करंट अफेयर्स में कई बार बताया। आयुष नाम की एक दवा भी न्यूज में है, आयुष 64। वैसे तो ये मलेरिया की दवा है लेकिन कोविड-19 के इलाज में भी इसका उपयोग हो रहा है, तो इसको याद रखना। और हिमाचल प्रदेश की बात है, इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बन गया? मलेरकोटला। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की और उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए 2021 ब्रिट अवार्ड्स में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार और पहली गैर अंग्रेजी कलाकार कौन बन गई है? तो आंसर होगा टेलर स्विफ्ट। तो ये पहली नॉन इंग्लिश और पहली फीमेल है जिन्हें यह अवार्ड मिला है। अभी तक याद रखना ये जो अवार्ड है केवल 3 लोगों को ही मिला है। 2014 में एल्टन जॉन को मिला था, 2016 में डेविड बोवी को मिला था, लास्ट 2017 में रॉबी विलियम को मिला था। और ये तीनों के तीनों पुरुष थे और अब 4 सालों के बाद ये मिल रहा है टेलर स्विफ्ट को। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली महिला और पहली नॉन इंग्लिश सिंगर बन गई है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना टेलर स्विफ्ट का नाम। फिर बताइए हाल ही में किस भारतीय को व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नुक्लू फॉर्म को। अच्छा, ये व्हिटली अवार्ड है और इसे ही ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है जो कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी इस अवार्ड से नुक्लू फॉर्म को सम्मानित किया गया है। और ये कहां से है? ये नागालैंड से है। और याद रखना इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय ये बन गए हैं नुक्लू फॉर्म। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो अवार्ड है ये व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा हर साल दिया जाता है। अच्छा, इनको ये अवार्ड क्यों दिया? तो अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये 1 लाइन में याद रखो। वैसे आप ये जो फोटो देख रहे होंगे, ये जो पक्षी टाइप दिख रहा है यही है अमूर फॉल्कन। ये जो अमूर फॉल्कन है ये चाइना और साइबेरिया के आसपास के क्षेत्रों से उड़ करके साउथ अफ्रीका तक जाते हैं और इसी बीच में ये नागालैंड से होकर जाते हैं। और आपको यहां से एक एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक बार पूछा गया था एग्जाम में, किसे अमूर फॉल्कन सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? तो नागालैंड को कहा जाता है। और इसी के संरक्षण के लिए 2021 का व्हिटली अवार्ड दिया गया नुक्लू फॉर्म को। और ये जो नुक्लू फॉर्म है इन्हें अमूर फॉल्कन मैन ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं, ये जोधपुर से है। और वाटर मैन ऑफ इंडिया पूछेंगे तो राजेंद्र राठौड़ को कहते हैं, अलवर से हैं ये, इनका संबंध अलवर से है। तो यहां से प्रश्न से आप 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको अच्छी तरह से याद रखना। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। और सुष्मिता लेंका पेंगोलिन के संरक्षण के लिए एशिया पर्यावरण परिवर्तन यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड जीता था इन्होंने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा ने।
ये इसका 69th एडिशन था। और एंड्रिया मेजा ये कहाँ से हैं? ये मैक्सिको से हैं। याद रखना 2020 की हम बात कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता वैसे तो 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हुई, इसलिए आप इसे 2021 में पढ़ रहे हो, लेकिन है ये 2020 की। तो मिस यूनिवर्स 2020 बन गई एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको से है, इतना आपको याद रखना है। और इनसे पहले यानी कि 2019 की कौन थी? ये थी जोजीबिनी टुंजी। और इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है 2-3 कारणों से। वैसे तो ये साउथ अफ्रीका से थी और ये मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। और आप इनका नाम इसलिए भी याद रखो क्योंकि अब ये सबसे लंबे समय तक मिस यूनिवर्स रहने वाली बन गई हैं, जोजीबिनी टुंजी, क्योंकि 2019 में बनी थी, फिर 2020 में कोई और बननी थी, लेकिन 2020 में ये बनी नहीं कोविड-19 के कारण, क्योंकि वो प्रतियोगिता अब हुई 2021 में जाकर के। तो सबसे लंबा टाइम पीरियड हो गया जोजीबिनी टुंजी का। इस तरीके से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं इनका नाम। अगर मैं आपसे पूछूं मिस इंडिया 2020 कौन बनी थी, तो मानसा वाराणसी बनी थी। और भारत से मिस यूनिवर्स कितनी महिलाएं रह चुकी है बताओगे क्या? दो। दो कौन कौन? एक तो 1994 में सुष्मिता सेन और सन 2000 में लारा दत्ता। बाकी देखो, हमने कहा एंड्रिया मेजा ये मैक्सिको से हैं। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है और यहाँ की करेंसी मैक्सिकन पेसो है। प्रेसिडेंट एंड्रेज मैनुअल लेब्राडोर है। फिर बताइए, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अब्दुल जब्बारी। तो अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों को सम्मान में एक नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है और इस अवार्ड का नाम है करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार, यानी कि करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड। और इसमें जो विजेता खिलाड़ी चुना जाएगा उसे उसकी पसंद की चैरिटी के लिए $1,00,000 दिए जाएंगे। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अभी शकुंतला थिल्स्टेड का नाम मैंने आपको बताया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। डॉक्टर ताहिला कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और मारिया रेसा फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं। इन्हें यूनेस्को गेलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता था इन्होंने। देखो, ये नाम मैं आपको बार बार रिपीट करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चिपक जाए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, याद होने चाहिए आपको। और जब तक ये आपको याद नहीं होंगे मैं बार बार आपको याद करवाता रहूंगा। बताइए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला उद्यमियों के मामले में भारत किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। तो अभी लंदन बिजनेस स्कूल ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च एसोसिएशन नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि गरीब देशों में महिला उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर ये अमीर देशों से ज्यादा हैं और इस मामले में भारत 9वें स्थान पे है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप की तुलना में एशिया में महिला उद्यमियों की संख्या ज्यादा है। अच्छा, किस देश में सबसे ज्यादा बात करेंगे? तो अंगोला में। सेकंड नंबर पे पनामा, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब। भारत भारत इसमें 9वें नंबर पे है। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेक्षण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा? तो आंसर होगा भारत। प्रेक्षण मतलब मैंने आपको बताया था, प्रेक्षण को इंग्लिश में कहते हैं रेमिटेंस। और इसे ऐसे समझो जैसे कि आप किसी दूसरे देश में जॉब करते हो और फिर वहां से पैसा कमाकर आप अपने देश में वो पैसा भेजते हो अपने घर वालों, अपने दोस्तों को। तो दूसरे देश से जो पैसा भारत में आया उस मामले में भारत टॉप पे रहा है 2020 में, यानी कि जो रेमिटेंस आया वो सबसे ज्यादा आया भारत में। कितना आया? $83 बिलियन से भी ज्यादा आया। तो फर्स्ट नंबर पे रेमिटेंस भेजने के मामले में या रेमिटेंस का प्राप्तकर्ता सबसे बड़ा भारत है। उसके बाद चाइना और उसके बाद तीसरे नंबर पे मैक्सिको रहा। देखो, एक प्रश्न यहां पे ऐसे भी बन जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आया वो किस देश से आया? अमेरिका से। कितना? $68 बिलियन। उसके बाद यूएई और फिर सऊदी अरब। ये रिपोर्ट जारी किसने की? वर्ल्ड बैंक ने। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में आपको मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। वैसे वर्ल्ड बैंक से आपको याद आता होगा, एक और ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है, जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। और अगर आपको याद हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जो आई थी उसमें कौन सा देश नंबर 1 रहा था, तो बताओ मुझे। उसमें भारत का बता दूं मैं आपको, भारत 63 नंबर पे था।
टॉप पे कौन था? टॉप पे था न्यूजीलैंड, याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में फॉर्च्यून के द्वारा जारी 2021 के दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में टॉप पर कौन रहे? तो आंसर होगा जेसिंडा अर्डन। अभी फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के जो 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की गई है, उसमें न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन, वो टॉप पे रही है। ये इस लिस्ट का 8वां संस्करण था। तो इस लिस्ट में उन नेताओं को या जाने माने उन अन्य लोगों को शामिल किया गया है जो इतने परिचित तो नहीं है, लेकिन कोविड-19 महामारी के समय उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया है। अच्छा, इस लिस्ट में भारत से कोई है क्या? हाँ, है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, ये टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं। इनकी पोजीशन है 10। फर्स्ट नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। सेकंड पे mRNA पायोनियर्स। थर्ड पे पेपल के सीईओ डैन शुल्मैन। और 10वें नंबर पे अदार पूनावाला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। फिर बताइए, हाल ही में जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 रिपोर्ट में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? तो आंसर होगा दिल्ली। इस रिपोर्ट का नाम है एनवायरमेंटल रिस्क आउटलुक रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में जहां पर्यावरण का रिस्क सबसे ज्यादा है, जोखिम सबसे ज्यादा है, ऐसे 100 शहरों में से 99 तो केवल एशिया में है और उनमें भी 43 तो केवल भारत में है। तो पर्यावरण का जोखिम मतलब जहां पे पर्यावरण प्रदूषण सबसे ज्यादा है, प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, तो उस मामले में बात की जा रही है। तो भारत में बात करेंगे तो दिल्ली नंबर 1 पर है, और पूरे विश्व में बात करेंगे तो इंडोनेशिया का जकार्ता नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली, तीसरे नंबर पे आता है चेन्नई। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि पूरे विश्व में जहां पे पर्यावरण का रिस्क सबसे ज्यादा है, ऐसे 100 शहरों की लिस्ट बनाई गई है और उन 100 शहरों में से 99 तो केवल एशिया में है। अब प्रश्न ये आता है आपके माइंड में कि वो एक शहर कौन सा है जो कि एशिया के बाहर है? तो वो है पेरू की कैपिटल लीमा। और सबसे सुरक्षित कौन सा है? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड का ग्लासगो। ये वही ग्लासगो है जहां पे इस साल कोप 26 सम्मेलन आयोजित होगा। और कोप 25 कहां पे हुआ था? कोप 25 हुआ था मैड्रिड, स्पेन में 2019 में। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसको किसने जारी किया? वेरिस्क मेपल क्राफ्ट ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये कब मनाया गया? इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई इसका आंसर होगा। तो ये जो दिन है ये परिवार के महत्व और परिवार के विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम बताओ, इसकी थीम क्या है? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, याद रखना। एक और डे मैंने आपको बताया था इसी से लिंक करके, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। ये हम मनाते हैं 16 जून को, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। हर साल 16 मई को ये नेशनल डेंगू डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाना। और जो डेंगू है ये मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। वैसे 16 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं। और 16 मई को एक और दिन याद रखना, विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी थीम थी रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। और यहां से एक पॉइंट मैंने आपको लिंक करके याद कराया था कि सितंबर 2020 की ये बात है। महाराष्ट्र जो है ये किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना था। तो ये भी ध्यान रखो आप, एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिर बताइए, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मई को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? बढ़ते हुए उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता फैलाना। पहली बार इसे 2005 में मनाया था। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। और ये सेम थीम पिछले साल भी थी, तो पिछले साल की आपको याद होगी ना, तो इस बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसकी थीम में। बाकी देखो, 17 मई को वैसे हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी कि विश्व दूर संचार और सामाजिक सूचना दिवस भी मनाते हैं, जिसकी भी थीम थी एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, यानी कि चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को गति देना।
फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। तो हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर समाज के विकास में संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम्स की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। और इसकी थीम रही द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। और अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो जस्ट इसके एक महीने पहले 18 अप्रैल को। फिर बताइए अभी हाल ही में 3 देशों के 3 क्लबों के लिए 100 से ज्यादा गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में से एक हैं ये पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अभी इन्होंने एक और रिकॉर्ड बना दिया, वो क्या है कि 3 देशों के 3 क्लबों के लिए 100 या उससे ज्यादा गोल करने वाले पहले फुटबॉलर ये बन गए। जब ये पहले इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे तब उन्होंने 118 गोल किए थे उसके लिए। उसके बाद जब ये स्पेन के रियल मैड्रिड के साथ जुड़े तो उन्होंने 100 से ज़्यादा गोल किए उसके लिए। और उसके बाद जब ये जुवेंटस के लिए अभी खेल रहे हैं वर्तमान में, तो उसके लिए भी ये अभी 103 गोल कर चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आपको याद होगा इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर बनाने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। और इन्हें सदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा इन्हें ग्लोबल फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और ये फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा बताइए कौन सा देश 2022 में महिला रग्बी टूर्नामेंट को होस्ट करेगा? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। एक्चुअली में ये जो टूर्नामेंट है ना, वैसे तो ये 2021 में ही होना था पर कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया और अब ये 2022 में होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने में होगा ये। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। वैसे न्यूजीलैंड में आपको याद है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होगा 2022 में ही। और इससे एक पॉइंट मैं आपको लिंक करके याद दिलाऊं तो इसी वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग डिक्लेयर किया था गर्ल गैंग को। न्यूजीलैंड की ही एक गायिका है जिनका नाम है जिन विगमोर और इनका ही एक सॉन्ग ट्रैक है गर्ल गैंग, जिसे 2022 के आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। बाकी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होंगे और कहाँ होंगे आप जानते ही हो, भारत में होंगे 2023 में। और न्यूजीलैंड से क्या याद रख सकते हो? यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम जेसिंडा अर्डन। क्योंकि अभी जो फॉर्च्यून के द्वारा जो 2021 के दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची आई थी उसमें ये टॉप पे रही थी। न्यूजीलैंड की कैपिटल तो वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। फिर बताइए अभी इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ये किस देश के प्लेयर हैं? पहले तो ये याद रखो, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने इटालियन ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इसमें राफेल नडाल ने किसको हराया? जो टॉप टेनिस प्लेयर हैं पुरुषों में उनको हराया, यानी कि नोवाक जोकोविच की बात हो रही है। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो इस बार इटालियन ओपन का ये 78th एडिशन था। इसे ही रोम मास्टर्स के नाम से जाना जाता है और राफेल नडाल ने ये जीत लिया। राफेल नडाल का ये 10वां इटालियन ओपन टाइटल है। राफेल नडाल से कुछ पॉइंट मैं आपको याद दिलाऊं। वैसे तो इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। अभी कुछ समय पहले 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल इन्होंने जीता था। और पुरुषों का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। जबकि महिलाओं में ये सम्मान जीता था जापान की टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका ने। अच्छा इटालियन ओपन हमने पुरुष एकल मेन सिंगल टाइटल की बात कर ली, राफेल नडाल विजेता रहे। वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। और ये किस देश की प्लेयर है? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। इसमें इन्होंने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया। तो मेन सिंगल टाइटल तो राफेल नडाल ने, वुमेन सिंगल टाइटल ईगा स्विटेक ने। और इन दोनों की जोड़ी से आपको कुछ याद भी आता होगा। बात पिछले साल की है जो फ्रेंच ओपन हुआ था, उसमें मेन सिंगल टाइटल में विजेता रहे थे राफेल नडाल और वुमेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता था ईगा स्विटेक ने। और अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में पूछा जाए 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ था? विंबलडन ओपन नहीं हुआ था जो कि ग्रास कोर्ट पे होता है। बाकी नोवाक जोकोविच इस साल अभी तक एक ही ग्रैंड स्लैम हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और वुमेन सिंगल टाइटल नाओमी ओसाका ने जीता।
और रॉजर फेडर ये स्विट्जरलैंड की प्लेयर है, स्विस प्लेयर है। अभी इनके नाम का एक सिक्का भी बना था स्विट्जरलैंड में, तब इनका नाम न्यूज़ में था। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी इस क्वेश्चन से, याद रखना सारी आप। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मात्र 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? तो मिंगमा तेनजी शेरपा ने। तो नेपाली पर्वत गाइड हैं ये मिंगमा तेनजी शेरपा, जिन्होंने केवल 4 दिनों के सबसे कम समय में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके रिकॉर्ड बना दिया। और वैसे इनसे पहले एक भारतीय पर्वतारोही हैं अंशु जमसेनपा, उन्होंने 2017 में 118 घंटे 15 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज 2 बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया था। अब आप कहोगे कि मिंगमा ने तो अंशु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, तोड़ तो दिया, लेकिन अंशु जो है वो एक महिला थी। तो अगर आप महिला कैटेगरी में बात करोगे तो फिर तो रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है, अंशु के नाम, सबसे तेज 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड। और देखो, जिस तरह से आप लोग याद रखते हो कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले पर्वतारोही थे एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड से थे, उसी तरह से अगर मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार सबसे पहले फतह करने वाले कौन बने थे, तो ये थे नवांग गोम्बू, ये नेपाल से थे। ये 1965 की बात है, इनका नाम भी ध्यान रख लो। और अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कामिरिता शेरपा का नाम, ये भी नेपाली पर्वत गाइड है। और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि 25 बार माउंट एवरेस्ट पर, यानी कि सबसे ज्यादा बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और उसी तरह से अगर हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि कौन महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई की है, तो आंसर आएगा फिर लाखपा शेरपा। ये 9 बार चढ़ चुकी है महिलाओं में, सबसे ज्यादा बार तो यही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, 1 बाय 1 करके इनको लिखते जाना। फिर बताइए, वर्ष 2021 में एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? इस साल 2021 में बात कर रहे हैं, तो आंसर होगा ताशी यांगजोम। और ये कहां से हैं? ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। और बाकी ये सारे नाम मैं आपको पीछे बता ही चुका हूं, तो इस प्रश्न से ताशी यांगजोम का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी किस बैंक ने डिजी गोल्ड नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डिजी गोल्ड को लॉन्च किया है। तो अब एयरटेल पेमेंट बैंक के जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं, मतलब सेविंग अकाउंट वाले जो इसके कस्टमर हैं, वो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का उपयोग करके 24 कैरेट गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ये भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक भी है जिसकी स्थापना होती है 2017 में। और पहले से आप एक और पॉइंट इससे जोड़ सकते हैं, अभी आरबीआई ने कहा था जो पेमेंट बैंक होंगे उनमें जो आप अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं उसकी लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। और इसको लागू करने वाला सबसे पहला पेमेंट बैंक भी यही है, एयरटेल पेमेंट बैंक। इसके एमडी सीईओ अनुब्रत विश्वास है। अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक से आपको याद होगा, इसने आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था। और आईसीआईसीआई बैंक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मर्चेंट स्टैक, उसको लॉन्च किया। एचडीएफसी बैंक ने अभी स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम को शुरू किया था और कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैटबॉट ईवा को लॉन्च किया था एचडीएफसी बैंक ने। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को एक नई किताब जिसका नाम है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन में संकलित किया, यानी कि ये इनका कलेक्शन है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। तो अभी रस्किन बॉन्ड ने अपनी सबसे पसंदीदा कहानियों में से 25 को लिया और उसकी एक नई किताब बना दी, और किताब का नाम रखा है क्या? ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन। रस्किन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हें 1993 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, 1999 में पद्मश्री मिला, और 2012 में दिल्ली सरकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है इनको। और वैसे पिछले साल इनकी 2 बुकें आई थी, कौन कौन सी? एक आई थी होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, और दूसरी आई थी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। बाकी जेके रोलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा, संजय बारू इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चर नाम की बुक को लिखा, और इंदिरा नूही पेप्सिको की पूर्व सीईओ कौन सी बुक लिखी? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जामिनर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था अभी, तो आंसर होगा मारिके लुकास रिजने वर्ल्ड को।
उनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और मेन बुकर पुरस्कार किसको मिला था? ये मिला था डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास शुगी बैन के लिए। ये भी आपको याद होना चाहिए। बताइए, अभी टाइम्स ग्रुप के चेयरपर्सन का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? इंदु जैन उनका नाम था। तो टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन थी ये इंदु जैन, जिनका कोविड-19 के कारण अभी निधन हो गया। ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक अध्यक्ष भी थी इंदु जैन। बाकी रमेश पवार ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने। अरुण कुमार सिंह अभी ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने थे। और गीता मित्तल अरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी थी। अच्छा बताइए, एम एस नरसिम्हन का निधन हो गया, क्या थे ये गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर एम एस नरसिम्हन, जिनका भी निधन हो गया। और ये सी एस शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम के लिए जाने जाते थे। सी एस शेषाद्री, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था कुछ समय पहले। ये भी एक गणितज्ञ थे और कुछ समय पहले इनका निधन हुआ था, इसलिए इनका नाम न्यूज में आया था। और एम एस नरसिम्हन का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इन्हें वैसे रामानुजन पदक भी मिल चुका है 1988 में। और नरसिम्हन से आप कंफ्यूज मत हो जाना, एम नरसिम्हन, ये तो एम एस नरसिम्हन है। एक हमने पढ़ा था एम नरसिम्हन के बारे में, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे जिनका निधन हो गया था, है ना। तो ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। अथा वैसे गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछूं एबेल पुरस्कार 2020 में किसे मिला था, तो दो जनों को मिला था, मार्गुलिस और फुस्टेनबर्ग को। मार्गुलिस और फुस्टेनबर्ग को। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेस अवार्ड को कहा जाता है, जो कि 2019 में मिला था रविश कुमार को, जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं। फिर बताइए, हाल ही में सीबीआई के पूर्व अधिकारी का निधन हो गया, क्या नाम था उनका? के रागुथमन। तो अभी सीबीआई के पूर्व अधिकारी के रागुथमन का निधन हो गया। ये राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल के मुख्य जांच अधिकारी थे। और के रागुथमन की फेमस बुक भी है, जैसे कि इन्होंने लिखी है एक बुक जिसका नाम है कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। और एक और है थर्ड डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड द क्रिमिनल। और वैसे आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले सीबीआई के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा का भी निधन हो गया था। सीबीआई मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण सिन्हा, डायरेक्टर हैं ये। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा बलजीत कौर और गुनबाला शर्मा। तो ये बलजीत कौर ये हिमाचल प्रदेश से हैं और गुनबाला शर्मा ये राजस्थान से हैं। और आप यूं भी कह सकते हो कि ये जोड़ी माउंट पुमोरी को फतेह करने वाली पहली जोड़ी बन गई है। माउंट पुमोरी ये नेपाल में है, जो कि एवरेस्ट पर्वत समूह का ही एक हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट है 7165 मीटर। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बन गए? कामेरिता शेरपा, नेपाल से हैं ये। अभी विराट चंद्रा का नाम भी न्यूज में था, हैदराबाद के हैं, उम्र 7 साल है। माउंट किलीमंजारो को फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय बने। माउंट किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और किस देश में है? ये तंजानिया में है। अभी प्रियंका मोहिते का नाम न्यूज में था क्योंकि नेपाल की जो माउंट अन्नपूर्णा है उसको फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। और कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? तो अरुणिमा सिन्हा थी। और आप जानते ही हो माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही का नाम क्या है? एडमंड हिलेरी है, जो कि न्यूजीलैंड से थे। और इनके साथ जो शेरपा थे उनका नाम था तेंजिंग नोरगे। अच्छा, कुछ ऊंची चोटियों के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि हमने कहा ना अभी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो आपको मिलेगी तंजानिया में, उसका नाम क्या है? माउंट किलीमंजारो। उसी तरह से यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रुच। साउथ अमेरिका की है माउंट एकांगुआ। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली है, वैसे इसको माउंट मैक्किले के नाम से भी जानते हैं। और अंटार्कटिका की है माउंट विंसन।
तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको याद रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो आंसर है पंजाब। तो इस गठबंधन में, इस अलायंस में शामिल होने से पंजाब को एंटी कोविड 19 वैक्सीन की कमी को दूर करने और सर्वोत्तम मूल्य पर टीके खरीदने में मदद मिलेगी। ये जो कोवैक्स है, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। और वो 4 ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं? जैसे कि WHO, यूनिसेफ, गावी और CEPI। वैसे इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि 2021 के एंड तक कोविड-19 के 2 बिलियन टीकों को उन गरीब देशों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और वैसे कोवैक्स प्रोग्राम को अभी 180 कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी है। तो सिंपल एक लाइन में आपको याद रखना हो तो याद रख लो, कोवैक्स को 2 अगस्त 2020 में बनाया गया था ताकि वैक्सीनेशन सबको मिल सके। और आपको याद भी होगा, कोवैक्स पहल के तहत टीका पाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था? घाना। दूसरा था आइवरी कोस्ट। बाकी हरियाणा से याद रख लो, अभी कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को शुरू किया। अभी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को शुरू किया और हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना शुरू की थी। और अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बन गया? मलेरकोटला। फिर बताइए, हाल ही में किसकी वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो जो पेंटिंग है उसको न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन डॉलर में बेचा गया? तो आंसर होगा पाब्लो पिकासो। ये जो पाब्लो पिकासो है, इनकी ही है ये वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो नाम की जो पेंटिंग है। और इसको भी न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन डॉलर में बेचा गया है। ये पाब्लो जो पिकासो हैं, ये स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर और थिएटर डिजाइनर है। और आपको बता दूं, 2 सालों में पहली बार किसी पेंटिंग ने 100 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। और क्या इससे ज्यादा अमाउंट में अभी तक कोई पेंटिंग बिकी है? क्लाउड मोनेट की म्यूल्स नाम की जो पेंटिंग है वो 110.7 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी उसकी। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कौन सी चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया? तियानवेन-1। तियानवेन-1 ये एक मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान है जो अभी 15 मई को सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतरा है। और इस तरह से जो चाइना है, ये मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर उतारने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया। और ये जो तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान है, ये मंगल ग्रह पर एक विशाल मैदान पे एक साइड पे उतरा है जिसे यूटोपिया प्लेनेटिया कहा जाता है। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि इस तियानवेन-1 के साथ चाइना ने एक रोवर भी भेजा है और उसका नाम क्या रखा है? जुरोंग। और ये जो रोवर है जुरोंग, ये मंगल ग्रह की सतह की मिट्टी और वहां के वातावरण का अध्ययन करेगा। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और चाइना का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस है। और चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, जिसको कहते हैं CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर भी बीजिंग में ही है। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं झांग केजियन। क्या है? झांग केजियन। फिर बताइए, 6वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये 17 से 23 मई तक मनाया गया। तो 6वां यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो इस साल 17 से 23 मई के बीच में मनाया जा रहा है। और ये दुनिया भर के शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 20 मील प्रति घंटे की स्पीड लिमिट का आह्वान करता है। और ये यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ये WHO के द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। और इसकी थीम #Love30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लव है। हमने कहा WHO मनाता है इसे। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और यही कारण है हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। फिर बताइए, हाल ही में व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल जिसका नाम है कोवएड इसको स्थापित किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए कोवएड नाम से एक पोर्टल को स्थापित किया है। नीति आयोग के बारे में जान लो, देखो थोड़ा बहुत। जैसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
ये बना था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। फिर बताइए, अभी हाल ही में गो एयर एयरलाइन ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया? तो आंसर होगा गो फर्स्ट। तो वाडिया ग्रुप की करीब 15 साल पुरानी एयरलाइन कंपनी है ये गो एयर, और इसने अभी खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांडेड किया है। मतलब अब इसे गो फर्स्ट के नाम से जाना जाएगा। और एयरलाइन को अभी रीब्रांडेड करने का उद्देश्य है अल्ट्रा लो कोस्ट एयरलाइन मॉडल को पूरी तरह से अपनाना, मतलब लो कॉस्ट पर हवाई यात्रा कराने की कंपनी की योजना है। और गो एयर का आदर्श वाक्य क्या है? यू कम फर्स्ट। अच्छा बताओ, तो अभी कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या किया गया है? किन के नाम पे रखा गया? उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया। और नाम बदलने की बात है तो आपको याद होगा, अभी रिसेंटली राजस्थान में जोधपुर में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम महेश नगर कर दिया। अभी रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नाम शोएब अख्तर के नाम पे रखा। और मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया। बताइए, अभी हाल ही में मलेरकोटला ये किस राज्य का 23वां नया जिला बना है? तो आंसर होगा पंजाब का। ये जो मलेरकोटला है ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और इसे किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो संगरूर जिले से। वैसे तमिलनाडु का भी 38वां जिला बना था मयिलादुतुरई, और कर्नाटक का 31वां जिला बना था विजयनगर। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और VP सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है। तो याद रखना, पंजाब का 23वां जिला बन गया मलेरकोटला, नाम है इसका। फिर बताइए, अभी हाल ही में सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस नाम की बुक के लेखक कौन है? प्रीत मोहन सिंह मलिक। बाकी कल्कि कोचलिन एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक को लिखा। शरद पगारे 30वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने, और इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने सनातन उपन्यास के लिए। तो गाइज ये लीजिए, इस वीडियो के साथ मई के महीने में तो बिल्कुल हम बराबर आ चुके हैं वीकली करंट अफेयर्स वाले में। अब जो पुराने कुछ वीडियोस छूट रहे हैं, जो बैकलॉग हमारा रह गया, अब उसकी बारी है। और प्लीज एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा, वीडियोस को शेयर जरूर करा करें। आप लोग वीडियोस देखते हो, अगर पसंद आते हैं तो लाइक करा करें, इन्हें शेयर करा करें, क्योंकि अगर आप लोग वीडियोस को पसंद करते हो तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है, और ज्यादा मेहनत के साथ काम करने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे डेटा आपको कलेक्ट करके देने की इच्छा होती है। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं रहता तो वो अंदर से ऊर्जा निकल के नहीं आती। थैंक यू गाइस।